सो हेलो एंड वेलकम बैक एनआईएसएम रिसर्च एनालिस्ट सीरीज के लास्ट लेक्चर वीडियो में, जहां पर हम फॉर्मूला शीट को इन डिटेल देखेंगे। जो टॉप 30 फॉर्मूलाज है, जो 30 फॉर्मूलाज ऐसे जो हर एक रिसर्च एनालिस्ट को लर्न होने चाहिए, वो 30 फॉर्मूलाज की शीट में आपको बताऊंगा। और हर एक फॉर्मूला किस तरह डिराइव होता है विद रियल लाइफ एग्जाम्पल हम डिटेल में देखेंगे। सो अब तक ये सीरीज को आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया है, तो उसके लिए ग्रेटफुल टू यू, बहुत बड़ा थैंक यू आप सभी को। ऐसे ही मुझे और मेरी सीरीज को प्यार देते रहिए, और ऐसे फ्यूचर में और बहुत सारी सीरीज आएगी। सो कंटेंट पसंद आया हो सो प्लीज लाइक इट, शेयर इट, एंड चैनल से प्लीज जुड़ जाओ, ताकि फाइनेंस के रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट और कोई भी इंपॉर्टेंट नॉलेज आपसे मिस ना हो जाए। सो बिना किसी रुकावट के आज के लेक्चर वीडियो सीरीज के लास्ट लेक्चर के साथ, यानी फॉर्मूला शीट वाले लेक्चर के साथ शुरुआत करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये फॉर्मूला शीट आपको दिख रही होगी, यहाँ पे देखो 30 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। ये जो पीडीएफ है, वर्ड डॉक्यूमेंट है, आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करना, इसका प्रिंट आउट निकालना, और इसको रोज एक बार तो पढ़ते ही रहो। और एग्जाम में जाने से पहले, एग्जाम हॉल में जाने से पहले जो आधा एक घंटा होगा, उसमें इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ के जाना, ताकि आपको फ्रेश याद रहे। और क्योंकि कैसे, जब मॉक टेस्ट में जो फॉर्मूलाज आएंगे, तो ये फॉर्मूलाज को अप्लाई करने में, एप्लीकेशन करने में आपको बहुत ही ज्यादा ईजी जाने वाला है। सो इसको प्लीज देख लेना एकदम डिटेल में। तो शुरुआत करते हैं पहले फॉर्मूला के साथ, जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन का। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है? इट रिप्रेजेंट्स द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ अ कंपनीज इक्विटी। कंपनी के पास जो भी इक्विटी का पैसा है, उसकी टोटल मार्केट वैल्यू कितनी है, वो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। इसका फॉर्मूला एकदम सिंपल है। जो स्टॉक का प्राइस है, जो करंट स्टॉक का प्राइस है, उसको उसके टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, जितने इक्विटी शेयर्स उसके पास है, उससे मल्टीप्लाई करोगे तो मार्केट कैप निकल जाएगा। जैसे टीसीएस का शेयर प्राइस है 3800 का, उसके पास टोटल जो शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स, वो है 3.66 करोड़। तो इसको दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर जाएंगे तो टोटल जो टीसीएस की वैल्यू है, यानी कि जो मार्केट कैप है, वो है 13,90,00,000 का, 13.9 लाख करोड़ का। बहुत ही बड़ा अमाउंट है। तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाता है। फिर बुक वैल्यू आ जाती है। बुक वैल्यू यानी कि कंपनी की नजरों में कंपनी की वैल्यू, आज कंपनी की नजरों में कंपनी की क्या वैल्यू है। बुक वैल्यू का मतलब ऐसा है कि एक स्टॉक की जो प्राइस है, वो कंपनी के हिसाब से कितनी है। तो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कल को कंपनी बंद हो जाती है, कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, कंपनी इंसॉल्वेंट होकर डिसॉल्व होने वाली है, तो अगर कल के कल कंपनी बंद हो रही है, तो क्या वैल्यू पर शेयर के हिसाब से, यानी पर वैल्यू की, पर शेयर की क्या वैल्यू होनी चाहिए, उस वैल्यू के हिसाब से कितना पैसा इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा, वो बुक वैल्यू बताती है। तो बुक वैल्यू का सिंपल फॉर्मूला है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। कंपनी के जो भी एसेट्स है टोटल, उसमें से टोटल लाइबिलिटीज निकाल दोगे तो बुक वैल्यू आ जाती है। सो एग्जाम्पल इन्फोसिस का दिया है। इन्फोसिस के टोटल एसेट्स 1 लाख करोड़ के, टोटल लाइबिलिटीज 30,000 करोड़ की है। तो इसकी जो बुक वैल्यू है ना, बुक वैल्यू वो 70,000 करोड़ की है। तो बुक वैल्यू पर शेयर, यानी कि समझो कल को इन्फोसिस बंद हो जाता है, भगवान ऐसा ना करे, ऐसा होगा भी नहीं, बट कल को अगर कुछ कारण की वजह से इन्फोसिस बंद हो जाता है, तो 70,000 करोड़ को डिवाइड किया जाएगा इन्फोसिस के टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। जो वैल्यू आएगी बुक वैल्यू पर शेयर, उतने पर शेयर के हिसाब से जिस बंदे के पास, जिस इक्विटी शेयर होल्डर का जितने शेयर्स है, उतने शेयर्स, उतने पैसे उसको दे दिए जाएंगे। सो बुक वैल्यू का यह मतलब होता है, यानी कंपनी के नजरों में कंपनी की वैल्यू। दिस इज बुक वैल्यू। फिर अगला आ जाता है ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर। अर्निंग्स पर शेयर यानी कि एक शेयर के पीछे कंपनी की क्या अर्निंग्स है। तो इसका जो फॉर्मूला है, ईपीएस इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स। यानी कि कंपनी ने जो पूरा प्रॉफिट कमाया, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, सारे खर्चे वर्चे सब निकालने के बाद, इंटरेस्ट टैक्स पे करने के बाद जो नेट प्रॉफिट है, उसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से। जो वैल्यू आएगी वो है कंपनी ने एक शेयर के पीछे कितना रुपए कमाए हैं। तो ईपीएस का जैसा एग्जांपल एचडीएफसी बैंक है, उसका नेट प्रॉफिट 45,000 करोड़ का है, उसके पास 550 करोड़ के शेयर्स है, 550 करोड़ शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स। तो 45,000 करोड़ को 550 से डिवाइड किया, सो ₹81.8 ये ईपीएस है, यानी एक शेयर के पीछे जो कंपनी प्रॉफिट करती है, वो करती है 81.8 रुपीज का। दिस इज ईपीएस। फिर चौथा फॉर्मूला आता है प्राइस टू अर्निंग्स रेशो। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। पी रेशो का मतलब है कि एक कंपनी में आपको 1 रुपया कमाने के लिए कितने पैसे लगाने हैं। पी रेशो का फॉर्मूला आ जाता है शेयर प्राइस डिवाइडेड बाई ईपीएस। पी रेशो सिंपल याद रखो, एमपीएस डिवाइडेड बाई ईपीएस इक्वल्स टू पी रेशो। एमपीएस यानी मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, जिसका मतलब करंट मार्केट प्राइस। तो एशियन पेंट्स का एग्जांपल है, 3,000 का करंट प्राइस है, 35 रुपए का ईपीएस है। इसको अगर डिवाइड कर दिया 3,000 डिवाइडेड बाय 35, 85.7 रुपीज आता है। इसका मतलब है कि एशियन पेंट्स के स्टॉक में 1 रुपए कमाने के लिए मुझे 85.7 रुपीज लगाने पड़ेंगे। सो
पी के हिसाब से ये कंपनी थोड़ी ओवर वैल्यूड है, क्योंकि एक अच्छा पी रेशो 25 से 30 के आसपास होता है, और पी रेशो जितना कम होगा और कंपनी अगर प्रॉफिटेबल है तो ऐसी कंपनी फ्यूचर में आपको अच्छा पैसा बना के देती है। लेकिन पी रेशो भी यहाँ पे ज्यादा 85.7 का, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो इसमें हम दूसरे मेट्रिक्स को देखेंगे कि ये जो पेंट इंडस्ट्री है, जैसे एशियन पेंट्स पेंट इंडस्ट्री का स्टॉक है, तो पेंट की इंडस्ट्री का एवरेज पी क्या है, अगर उससे कम है तो अच्छी बात है, और अगर सबसे ज्यादा है तो उसके कारण देखेंगे। तो इसी तरह वैल्यूएशन किया जाता है। तो सिंपली पी रेशो का जो फॉर्मूला है वो है कंपनी का एमपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस, यानी शेयर प्राइस को ईपीएस से डिवाइड कर दोगे तो पी रेशो आ जाता है, यानी कि कंपनी में 1 रुपए कमाने के लिए कितने पैसे लगाने हैं। फिर पांचवा हमारा आ जाता है एबिटा मार्जिन। ये सब देखो, ये जो रेशियोज है ना, ये जो फॉर्मूलाज, ये ऑलरेडी हमने थ्रू आउट द सीरीज, थ्रू आउट द मॉक टेस्ट सब डिस्कस किया है। ये जस्ट आपको मैं फाइनल ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपको फ्रेश फ्रेश जो भी जितने फॉर्मूलाज है वो याद रहे, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये सीरीज के ऊपर आपका जो भी अब तक ओपिनियन है प्लीज कमेंट डाउन, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस। ओके, तो पांचवा हमारा आ जाता है फॉर्मूला एबिटा मार्जिन। एबिटा मार्जिन यानी कि एबिटा नेट सेल्स का कितना परसेंट है। एबिटा होता क्या है, आपका जो रेवेन्यू है, जो सेल्स है, उसमें से उस सेल्स को करने के जो खर्चे है, जैसे कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी कि प्रोडक्ट या सर्विस बनाने का खर्चा, और उससे रिलेटेड जो आजू बाजू के खर्चे जिसे ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलते हैं, ये दोनों चीजें जब रेवेन्यू में से हटा देते हो तो जो बचता है वो एबिटा बचता है। ये आपकी ऐसी अर्निंग्स है जब आपने कोई भी लोग को पे करने के पहले, यानी इंटरेस्ट वालों को पे करने से पहले, टैक्स देने से पहले, डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन चार्ज करने से पहले जो आपकी रॉ अर्निंग्स है, दैट इज योर एबिटा। सो एबिटा मार्जिन यानी कि एबिटा सेल्स का कितना परसेंट है, तो एबिटा डिवाइड बाय नेट सेल्स करोगे सो एबिटा मार्जिन मिल जाता है। जो हमारा एग्जांपल है वो डीमार्ट का है, यानी कि एवेन्यू सुपरमार्ट्स का 2000 करोड़ का एबिटा है, नेट सेल्स 2500 करोड़ की है, 25,000 करोड़ की है सॉरी। सो मार्जिन 2000 डिवाइडेड बाय 25,000, 8% का ये कंपनी का एबिटा मार्जिन है। एक लार्ज स्केल कंपनी के लिए ठीक ठीक ठाक है, नॉट एकदम अच्छा है बट ठीक है, 8% इज नॉट बैड। फिर रिटर्न ऑन इक्विटी आ जाता है, यानी कि कंपनी ने शेयर होल्डर्स की इक्विटी को यूज करके शेयर होल्डर से रेस किया हुआ पैसा, इक्विटी शेयर होल्डर से रेस किए हुए पैसे पे क्या रिटर्न कमाया है, दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी। सिंपल फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट वर्थ। अब नेट वर्थ का मतलब क्या है, नेट वर्थ यानी कि कंपनी की टोटल इक्विटी प्लस रिजर्व इज द नेट वर्थ। ओके, आरओई का एक और फॉर्मूला हो सकता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। नेट वर्थ का मतलब है शेयर होल्डर्स इक्विटी, यानी इक्विटी शेयर होल्डर से कितना पैसा रेस किया है। और जब भी आप इक्विटी शेयर होल्डर की बात करते हो ना तो बैलेंस शीट में देखो इक्विटी कैपिटल होता है और रिजर्व्स एंड सरप्लस होता है। सो टोटल इक्विटी कैपिटल में आप हमेशा इक्विटी कैपिटल को भी देखते हो और रिजर्व्स एंड सरप्लस को भी देखते हो, क्योंकि कंपनी का जो भी रिजर्व्स एंड सरप्लस है, जो उसने रिजर्व्स में पैसा रखे, जो एक्स्ट्रा पैसा उसके पास है, वो हमेशा इक्विटी शेयर होल्डर का होता है। उसके उस पे और किसी का हक नहीं है, कंपनी के मालिक का हक है। और कंपनी का मालिक कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर। अगर आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो आप कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर हो, आपने जितने भी परसेंटेज कंपनी में ओन किए उतने परसेंटेज के आप कंपनी में मालिक हो, तो रिजर्व एंड सरप्लस पे आपका भी उतना ही हक है। ओके, सो आरओई का नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट वर्थ। तो एचयूएल हिंदुस्तान यूनिलीवर का एग्जांपल दिया है, 9,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 45,000 करोड़ की नेटवर्थ, यानी इक्विटी शेयर होल्डर से इतना पैसा उठाया है। तो डिवाइड कर दिया, दोनों का डिवीजन किया तो 20% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। वेरी गुड, एचयूएल इज अ गुड कंपनी। अब ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, ये नंबर्स भी करेक्ट नहीं है, आगे पीछे हो सकते हैं, बिकॉज दिस वीडियो डज नॉट फोर्स यू टू डू एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। इफ यू वांट टू डू एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लीज डू इट आफ्टर योर ओन रिसर्च एंड एनालिसिस। ओके, तो इसी के साथ हम सेवेंथ फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। वही दिया है सेवेंथ फॉर्मूला नेटवर्थ के बारे में, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। नेटवर्थ यानी इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, दैट इज नेटवर्थ। फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आता है। आरओ आरओई और आरओसी में देखो फर्क ये है कि आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, जिसका मतलब है कि कंपनी ने सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा यूज करके जो रिटर्न कमाया है, दैट इज आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। आरओसी यानी रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब ये कि कंपनी ने इक्विटी वालों का पैसा भी और डेट मार्केट से जो पैसा उठाया, डिबेंचर्स को इशू करके जो पैसा उठाया है, वो सब पूरा जो टोटल कैपिटल है उस पे जो रिटर्न्स कमाए, दैट इज आरओसी। सो इसका फॉर्मूला होता है एबिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। ऐसी अर्निंग्स जहां पे आपने इंटरेस्ट और टैक्स को पे करने के पहले जो आपकी अर्निंग्स है ना, वो आपका एबिट हो जाता है। तो इसको एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मारुति सुजुकी का दिया है, इसका अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 7,000 करोड़ का, कैपिटल है 40,000 करोड़ का, दोनों का डिवीजन कर दिया तो कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 17.5% का आता है। इसका मतलब है कि मारुति सुजुकी जो कंपनी है
वो टोटल जो उसने कैपिटल रेस किया है, यानी कि इक्विटी और डेट का कैपिटल मिलाकर वो टोटल कैपिटल पे वो 17.5% के रिटर्न जनरेट करती है। ओके, इसका ये आरओसी का मतलब ये होता है। फिर बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ, जो है डेट टू इक्विटी रेशो। डेट टू इक्विटी रेशो यानी कि इक्विटी के मुताबिक कंपनी पे कितना डेट है, कितना कर्जा है। अब इक्विटी डेट टू इक्विटी रेशो 1 से कम होगा, सो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी होती है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय नेटवर्थ। नेटवर्थ यानी टोटल इक्विटी वैल्यू, यानी इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। सो इसका मतलब ये है कि ये लेवरेज रिस्क बताता है। अब लेवरेज रिस्क हमने मॉक टेस्ट 3 या फिर मॉक टेस्ट 4 में डिटेल में पढ़ा था, सो वापस रिपीट नहीं करूंगा। डेट टू इक्विटी रेशो का एग्जांपल है टाटा मोटर्स। 55,000 करोड़ का डेट है, कंपनी ने डेट फंड उठाया, उतना डेट यानी कर्जा उठाया है, और कंपनी की जो इक्विटी वैल्यू है, नेटवर्थ है, वो 30,000 करोड़ की है। दोनों का डिवीजन किया तो 1.83 का डेट टू इक्विटी रेशो आता है। जो हमारे एस्टिमेट, जो 1 का हमारा एस्टिमेट है कि 1 से कम होना चाहिए, तो ये 1.83 का है, थोड़ा हायर साइड पे, पर कंपनी बड़ी है, वेल एस्टेब्लिश्ड है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से चल जाता है। अब देखो, ऐसा नहीं कि ये जो रेशोज है ना, ये ऐसा पकड़ के नहीं होता है कि 1 से कम है तो ही इन्वेस्ट करना है। इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी एंड सेक्टर टू सेक्टर। हर एक सेक्टर का, हर एक कंपनी के लिए जो मेट्रिक्स का एप्लीकेशन है वो अलग है। तो ये आपको डे 1 पे नहीं आएगा, विद एक्सपीरियंस डेफिनेटली आ जाएगा। 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन इज अबाउट करंट रेशो। करंट रेशो यानी कि शॉर्ट टर्म में कंपनी लिक्विड है कि नहीं, कंपनी के पास लिक्विडिटी है कि नहीं। तो करंट रेशो 1 से ज्यादा होना चाहिए। तो फॉर्मूला वही है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। इसका मतलब ये है कि लिक्विडिटी पोजीशन टू मीट द शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। शॉर्ट टर्म में कंपनी अपने ऑब्लिगेशंस को चुकता करने के लिए सफिशिएंट उसके पास पैसा है या फिर नहीं। सो एग्जांपल नेस्ले इंडिया का दिया है, 3,000 करोड़ के एसेट्स, 1,500 करोड़ की लाइबिलिटीज, दोनों का डिवीजन किया 3,000 बाय 15,000 करोड़, तो रेशो आ जाता है 2 का। इसका मतलब है कि ये कंपनी के पास, नेस्ले इंडिया के पास, अपनी लाइबिलिटीज को चुकता करने के लिए, हर एक लाइबिलिटी को चुकता करने के लिए 2 एसेट्स खड़े हैं, क्योंकि इसका जो करंट रेशियो 2 का है। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, वेल एस्टेब्लिश्ड है। तो एक अच्छी कंपनी का करंट रेशियो 2 का, 3 का ऐसा ही होता है। ओके, सो करंट रेशियो का ये मतलब हो गया। अब क्विक रेशो आता है। क्विक रेशो यानी कि और कंजर्वेटिव लिक्विड मेजर। कंजर्वेटिव यानी कि क्विक रेशो एकदम प्रिसाइजली आपको बताएगा कि शॉर्ट टर्म की लिक्विडिटी की जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो सकती है या फिर नहीं। तो इसका फॉर्मूला सेम है, करंट रेशो और क्विक रेशो का फॉर्मूला सेम है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। द ओनली डिफरेंस इज, जब आप क्विक रेशो के बारे में देखते हो ना, सो करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री, यानी कि जो माल तैयार होके आपके पास पड़ा है गोडाउन में, द इन्वेंट्री विच यू ऑलरेडी हैव, वो इन्वेंट्री को करंट एसेट्स में से निकाल देने का, उसको डिवाइड करने का करंट लाइबिलिटीज से। तो यहाँ पे फॉर्मूला देख लो, क्विक रेशो का है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री होल डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। आईटीसी का एग्जांपल है, 4,000 करोड़ के एसेट्स है, इन्वेंट्री 1,000 करोड़ की, लाइबिलिटीज 2,000 करोड़ की है। 4,000 में से 1,000 गया तो 3,000 बचता है, लाइबिलिटीज है 2,000 करोड़। 3,000 डिवाइडेड बाय 2,000, द आंसर इज 1.5। कंपनी का क्विक रेशो 1.5 का, यानी एकदम शॉर्ट टर्म में भी जो एसेट्स को, लाइबिलिटीज को चुकता करने के लिए एसेट्स की जरूरत है, वो एसेट्स 1 से ज्यादा है, 1.5 है, यानी हर शॉर्ट टर्म की एक लाइबिलिटी के खिलाफ 1.5 एसेट खड़ा है, विच इज वेरी गुड। सो शॉर्ट टर्म में कोई भी कंपनी को लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं आएगा, इजीली सारे ऑब्लिगेशंस कैरी आउट हो सकते हैं। फिर 12th क्वेश्चन आ जाता है, अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर। अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर का मतलब है कि एक कंपनी देखो क्रेडिट पे माल बेचती है, आपके जो डेटर्स है उनको क्रेडिट देना पड़ता है। क्रेडिट यानी कि उधार पे माल बेचना पड़ता है। तो उधार पे माल बेचने के बाद आप कितनी फास्ट कलेक्शन कर पाते हो, ये आपको अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशो बताता है। और जितना ये रेशो कम है, यानी जितना फास्ट आप पैसा आपके डेटर से ले सकते हो, माल उधार पे बेचा है तो जितनी फास्ट आपके पास पैसा आता है उतना कंपनी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि कंपनी का खुद का पैसा खुद के पास आ जाता है, तो वो अपने ऑपरेशंस को बढ़ाने में उसको यूज कर सकती है। ओके, सो इसका फॉर्मूला है रेवेन्यू, जो कंपनी का सेल्स है, डिवाइडेड बाय अकाउंट्स रिसीवेबल, कि कितना पैसा आने वाला है। ऐसे अकाउंट्स पेएबल टर्नओवर आता है। पेएबल टर्नओवर का मतलब है कि आप जो हो, आपकी जो कंपनी है वो कितनी बार या कितनी फास्ट अपने सप्लायर्स को पे करती है। आपके जो क्रेडिटर्स है, जिनको आपको पैसा देना है, उनको आप कितने फास्ट पे करते हो। तो ये भी नंबर जितना कम होगा उतना अच्छा है, क्योंकि आपकी पेमेंट साइकिल अच्छी है। सो इसमें परचेजेस 15,000 करोड़ के आईटीसी का एग्जांपल है, और 5,000 करोड़ के पेबल्स है, तो दोनों का डिवीजन किया तो 3x का टर्नओवर रेशो है, गुड। यानी कि आप बहुत ही जल्दी पेमेंट करते हो, आपकी जो पेमेंट साइकिल है वो अच्छी चलती है।
फिर आ जाता है 14th क्वेश्चन, एसेट टर्नओवर रेशो। इसका मतलब है कि आप एसेट को यूज करके, टोटल जो आपके एसेट्स है उनको यूज करके कितना रिटर्न कमाते हो। सो नेट सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स कर दोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी एफिशिएंसी कितनी है, एसेट यूटिलाइजेशन, आप एसेट का कितना अच्छे से यूज कर पा रहे हो। 15 क्वेश्चन, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आता है। इसका मतलब है कि आपकी इन्वेंट्री, जो माल तैयार होकर पड़ा है, वो कितना फास्ट बिकता है, स्पीड ऑफ इन्वेंट्री मूवमेंट बताता है आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। तो सेम टर्नओवर रेशो है, यानी कि सेल्स पे कैलकुलेट होगा, तो नेट सेल्स डिवाइड बाय इन्वेंट्री कर देने का, तो आंसर आ जाएगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। फिर 16th आ जाता है हमारा 16th फॉर्मूला, डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड यानी कि करंट मार्केट प्राइस का जो डिविडेंड पर शेयर आपको मिला है वो करंट मार्केट प्राइस का कितना परसेंट है, दैट इज डिविडेंड यील्ड। यानी कि कोल इंडिया का एग्जांपल है, 25 रुपए का डिविडेंड पर शेयर है, शेयर प्राइस है 250 रुपए का, तो डिविडेंड यील्ड है 10% की, यानी कंपनी 10% का डिविडेंड देती है, सिंपल। 17th आ जाता है अर्निंग्स यील्ड। अर्निंग्स यील्ड यानी कि जो ईपीएस आपको मिल रहा है, अर्निंग्स पर शेयर है, वो करंट शेयर प्राइस का कितना परसेंटेज है। सेम ईपीएस को लेने का, ईपीएस 25 रुपए का ओएनजीसी का है, प्राइस है 250 रुपए का, यानी कि 10% का अर्निंग्स यील्ड है। कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो 10% का अर्निंग्स पर शेयर आपको मिलेगा। फिर पेग रेशो आता है। पेग रेशो इज वन ऑफ द बेस्ट रेशोज टू आइडेंटिफाई अंडर वैल्यूड कंपनीज। पेग रेशो ये बताता है कि कंपनी का जो पी रेशो है उसको जब आप अर्निंग्स के ग्रोथ रेट से डिवाइड कर देते हो ना, तो दैट इज पेग रेशो। पेग रेशो जितना ज्यादा कम होगा उतनी अंडर वैल्यूड कंपनी है। इसका मतलब है कि आपका पी रेशो है ना, फिलहाल बहुत ही ज्यादा अंडर वैल्यूड है, और आपकी जो अर्निंग्स का ग्रोथ रेट है वो बहुत ही फास्टली ग्रो हो रहा है। सो पी एडजस्टेड फॉर ग्रोथ, यहाँ पे आपका जो पी रेशो है ना उसको अपने कंपनी की ग्रोथ से एडजस्ट किया है। तो पेग रेशो अगर 1 से कम है और कंपनी ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट बना रही है, अच्छा नेट प्रॉफिट पोस्ट कर रही है, इसका मतलब है लॉन्ग टर्म में ये कंपनी बड़ा पैसा बना के देगी। एंड सच कंपनीज आर द कैंडिडेट्स फॉर पोटेंशियल मल्टीबैगर स्टॉक्स। यहाँ पे ऐसे स्टॉक्स आपको मिलेंगे जो फ्यूचर में मल्टीबैगर्स बन सकते हैं, जहाँ पे आपको 10x, 20x और 100x तक का रिटर्न मिलता है। यहाँ पे एग्जांपल इन्फोसिस का दिया है। इन्फोसिस का पी रेशो 25 का है, ग्रोथ रेट है 20% का। सो 25 डिवाइड बाय 20% कर दोगे तो पेग रेशो 1.25 का। एक से ऊपर होता है तो ऐसा माना जाता है कि कंपनी ऑलरेडी बड़ी बन चुकी है और अच्छे पैसे इन्वेस्टर्स को बना के दे दिया है। और हम सब जानते हैं इन्फोसिस ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, तो ये यहाँ से 10 गुना नहीं होगी, ये आपको हर साल 10%, 15% का रिटर्न दे देगी ऑन अ 5 ईयर एवरेज। लेकिन अगर आपको 10x, 20x वाली कंपनीज में जाना है, ऐसा जो आने वाले 10 साल में ऐसी कंपनी जो आपको आपके पैसे को 10 गुना 20 गुना कर देगी, सो ऐसे केस में यू नीड टू फोकस ऑन द पेग रेशो विच इज बिलो 1। ऐसी कंपनीज जहाँ पे पेग रेशो 1 से कम है, तो यही पेग रेशो का मतलब होता है। फिर 19th आ जाता है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो। इसका मतलब है कि आपके कंपनी की जो वैल्यू है, आपके शेयर प्राइस की जो वैल्यू है, वो बुक वैल्यू के हिसाब से कितनी है। तो इसका फॉर्मूला है, जो कंपनी का शेयर प्राइस है, देखो जो रेशो होता है ना, रेशो का नाम जैसे प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो, वो रेशो में ही उसका फॉर्मूला होता है। प्राइस टू बुक वैल्यू पूछा है, प्राइस यानी कंपनी का स्टॉक प्राइस, टू बुक वैल्यू यानी बुक वैल्यू के हिसाब से, तो डिवाइड बाय बुक वैल्यू कर देने का। तो प्राइस टू बुक वैल्यू तो एक चीज का शेयर प्राइस है, एक सिंगल शेयर प्राइस डिवाइड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। तो एचडीएफसी का एग्जांपल देख लो, 1600 रुपए का स्टॉक है, बुक वैल्यू है 500 रुपए की, 1600 बाय 500 करेंगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू 3:2 का आ जाता है। ठीक है, 3:2 मतलब अपनी जो औकात है उसके हिसाब से 3 गुना पे ये फिलहाल मार्केट में ट्रेंड कर रहा है ड्यू टू द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। प्राइस टू बुक वैल्यू एक अच्छी वेल एस्टेब्लिश इन्वेस्टमेंट में, अगर आपको अच्छा प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो चाहिए तो इट शुड बी बिलो 5 से कम होना चाहिए। इसका मतलब है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड नहीं है, ठीक ठाक चल रहा है। फिर एंटरप्राइज वैल्यू आता है। एंटरप्राइज वैल्यू यानी कि आज के डेट में कंपनी की औकात, आज आपको कंपनी अगर पूरी की पूरी खरीदनी है तो उसकी क्या वैल्यू है। तो मार्केट कैप प्लस टोटल डेट माइनस कैश। रिलायंस के एग्जांपल 19 लाख करोड़ का मार्केट कैप, 2 लाख करोड़ का डेट, दोनों का ऐड किया 21 लाख करोड़ हुआ। 1 लाख करोड़ का रोकड़ा कैश कंपनी के पास पड़ा, हटा दिया, सो एंटरप्राइज वैल्यू आता है 20 लाख करोड़। यानी आज की डेट में अगर पूरी रिलायंस कंपनी किसी को खरीदनी है, पूरी बेच नहीं रहे पर अगर खरीदनी है तो 20 लाख करोड़ लेके जाओ, ये कंपनी की वैल्यू। अगर कंपनी बेचना चाहे तो 20 लाख करोड़ में आप खरीद सकते हो। फिर आते हैं 21st फॉर्मूला की तरफ, जो है प्राइस टू सेल्स रेशो। ये भी वही बताता है कि आपका जो टोटल मार्केट कैप है वो रेवेन्यू का कितना परसेंट है। अब देखो प्राइस टू सेल्स रेशो है ना, या फिर प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो जो हमने इसके 19th वाला देखा था, ये इसके दो दो फॉर्मूला है। कैसे दो है, फॉर्मूला का मतलब सेम है। जब आप पर शेयर का प्राइस टू बुक वैल्यू निकाल रहे हो ना,
तो एक सिंगल शेयर का प्राइस लिया तो शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। यही आप कलेक्टिवली पूरी कंपनी का अगर प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो निकाल रहे हो ना, तो शेयर प्राइस की जगह मार्केट कैप ले लेना, यानी कि टोटल सारे शेयर्स की वैल्यू कितनी है, और बुक वैल्यू पर शेयर की जगह पूरे कंपनी की बुक वैल्यू ले लेना, तो आंसर सेम ही आएगा। वहीं पे प्राइस टू सेल्स रेशो में भी मार्केट कैप डिवाइडेड बाय रेवेन्यू, तो इसका दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्राइस टू सेल्स रेशो पूछा है, सो मार्केट कैप की जगह अगर आप शेयर प्राइस दे लोगे तो भी चलेगा, लेकिन रेवेन्यू की जगह फिर आपको लेना पड़ेगा रेवेन्यू पर यूनिट, यानी जितने यूनिट्स आप बेच रहे हो वो रेवेन्यू को डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स करना पड़ेगा, तो रेवेन्यू आपको पर यूनिट का आएगा। सो यूजुअली प्राइस टू सेल्स रेशो पूरी कंपनी का निकलता है, तो मार्केट कैप डिवाइड बाय रेवेन्यू करते हैं। यानी प्राइस टू सेल्स रेशो आपको बेसिकली यही बताता है, ये पी रेशो का भाई टाइप है। पी रेशो में हम क्या देखते हैं कि कंपनी में 1 रुपया कमाने के लिए आपको कितने पैसे लगाने, तो प्राइस टू सेल्स रेशो ये बताता है कि कंपनी अगर 1 रुपए की सेल कर रही है तो उस 1 रुपए की सेल करने के लिए आपको कंपनी में कितना पैसा लगाना है, तो 20 रुपए लगाना है। इन आवर एग्जाम्पल, जोमेटो का एग्जाम्पल है, मार्केट कैप 1.2 लाख करोड़ का है, रेवेन्यू 6,000 करोड़ का है, दोनों का डिवीजन करोगे तो 20 का प्राइस टू सेल्स रेशो आता है। यानी कि अगर कंपनी में 1 रुपया सेल का आ रहा है, 1 रुपया रेवेन्यू आ रहा है, तो उस 1 रुपया रेवेन्यू आने के पीछे आपको कंपनी में 20 रुपए लगाने हैं। सो दिस इज व्हाट प्राइस टू सेल्स रेशो टेल्स अस। प्राइस टू सेल्स रेशो जितना ज्यादा कम होगा उतना लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, उतनी प्रॉफिटेबल आपकी इन्वेस्टमेंट बन सकती है। सो 21 प्राइस टू सेल्स रेशो भी हो जाता है। फिर आता है शार्प रेशो। शार्प रेशो पे हमने डिस्कस किया है कि ये आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बताता है कि आप जो रिस्क ले रहे हो, जो एफडी में इन्वेस्ट नहीं करने के बजाय रिस्क लेके म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, सो वो रिस्क जो आप ले रहे हो तो आपको उस हिसाब से रिटर्न मिल रहा है या फिर नहीं। तो शार्प रेशो का फॉर्मूला है पोर्टफोलियो रिटर्न, यानी जो आपको पोर्टफोलियो पे रिटर्न मिला है वो, उसमें से रिस्क फ्री रेट जो आपको मिल रहा है वो हटा दो और उसको टोटल को डिवाइड कर दो स्टैंडर्ड डिविएशन से। ये बहुत बार डिस्कस किया है। तो एग्जांपल में समझो रिटर्न 14% मिल रहा है एक पोर्टफोलियो पे, मार्केट में 6% का रिस्क फ्री रिटर्न है और स्टैंडर्ड डिविएशन है 4% का, यानी कि 4 का। तो 14 में से 6 क्या 8 बचा, 8 डिवाइड बाय 4 2, यानी शार्प रेशो 2 का है, विच इज गुड। इसका मतलब है कि आप जो रिस्क ले रहे हो वो जस्टिफाइड है, आपको रिटर्न्स भी तो मार्केट से डबल मिल रहे हैं क्योंकि शार्प रेशो 2 का है, तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स यहाँ पे फेवरेबल है। फिर ट्रेनर रेशो आ जाता है, ये भी अगेन एक रिस्क रेशो ही है। ट्रेनर रेशो आपको बताता है रिटर्न पर यूनिट ऑफ मार्केट रिस्क, यानी एक यूनिट जो आप खरीद रहे हो या बेच रहे हो जो भी है, उस एक यूनिट के पीछे जो आपको रिटर्न मिलने वाला है उसकी मार्केट रिस्क कितनी है। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट, जो शार्प रेशो का फॉर्मूला है वैसा ही फॉर्मूला है, खाली शार्प रेशो में हम डिवाइड करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन से, यहाँ पे आप डिवाइड करोगे बीटा से। अब बीटा वॉलेटिलिटी इंडेक्स, सॉरी वॉलेटिलिटी रिस्क रेशो है, जो ये बताता है कि स्टॉक कितना ज्यादा वॉलेटाइल है एज पर द बेंचमार्क इंडेक्स। ये सब मैंने इन डिटेल बताया, सो वॉच द एंटायर सीरीज, डायरेक्टली फॉर्मूला शीट मत देखो। ऐसे भी लोग होंगे जो डायरेक्ट ये वीडियो को देख रहे होंगे टू क्रैक द एग्जाम इन द शॉर्ट टाइम, मत करना ऐसे प्लीज, सब बाउंसर जाएगा। स्टार्टिंग से वीडियो सीरीज देखो, मॉक टेस्ट देखो, केस स्टडीज देखो और फिर ये देखो, तो स्मूथली सब समझ जाएगा। फिर हम आ जाते हैं जेनसन्स अल्फा पे। जेनसन्स अल्फा हमको ये बताता है कि आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न के ऊपर कितना रिटर्न कमाया है, दैट इज जेनसन्स अल्फा। इसका फॉर्मूला है जो आपने एक्चुअल रिटर्न कमाया है उसमें से आपके जो सीएपीएम रिटर्न है, सीएपीएम यानी कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। अब देखो ये जो शार्प रेशो, ट्रेनर रेशो, जेनसन्स अल्फा है ना, ये रेशियोज के कैलकुलेशन थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो अगर स्टार्ट में आप इसको इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हुए जो बाकी के चीजें जो बेसिक्स है उसको भी क्लियर कर दोगे ना, तो भी वेल एंड गुड है। विद टाइम जैसे ही आप काम करोगे या फिर ये लाइन में आगे बढ़ोगे ना, तो आप ये सब रेशियोज आपको बहुत बार आएंगे तो आपको आदत पड़ जाएगी और इसके कैलकुलेशंस इन डेप्थ इन डिटेल समझ आने लगेंगे। तो जेनसन्स अल्फा का यही मतलब है। तो एक्चुअल 16% है, सीएपीएम 14% है एग्जाम्पल में, तो अल्फा है 2%, यानी 2% एक्स्ट्रा रिटर्न आपने कमाया है। तो अब इसमें सीएपीएम क्या होता है, तो सीएपीएम का यहाँ पे इन डिटेल मैंने सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। इसका मीनिंग है द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल इज द फाइनेंशियल मॉडल दैट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ एन इन्वेस्टमेंट एंड इट्स सिस्टमैटिक रिस्क, यानी कि जो सिस्टमैटिक मार्केट की रिस्क है और उसके हिसाब से जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, वो दोनों के अंदर जो रिलेशन है वो हमें सीएपीएम बताता है। ये वैल्यूएशन करने का एक तरीका है। तो इसका फॉर्मूला है रिस्क फ्री रेट, जो रेट है वो उसमें प्लस कर दो बीटा इंटू सब्ट्रैक्शन ऑफ मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट। ये फॉर्मूला जो दिया है इसको ध्यान से देखना, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। तो समझो रिस्क फ्री रिटर्न मार्केट में 6% का है, बीटा 1.2 का है और मार्केट में जो रिटर्न है वो 12% है। तो फॉर्मूला में डाल दो, सीएपीएम रिटर्न मिल जाएंगे। रिस्क फ्री रेट 6% है तो 6 आ गया,
प्लस बीटा है 1.2 तो 1.2, मार्केट रिटर्न है 12, रिस्क फ्री रिटर्न है 6, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो 6 बच गया। 1.2/6 इंटू 6 में अगर करता हूँ तो आंसर आ जाएगा 7.2। 7.2 प्लस 6 करूंगा तो CAPM आ जाएगा 13.2% का। यानी कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के हिसाब से ये जो रिटेल से इसका जो रिटर्न है वो आता है 13.2%। फिर आ जाता है गॉर्डन ग्रोथ मॉडल की तरफ। गॉर्डन ग्रोथ मॉडल, जिसको डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल भी बोला जाता है, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल या गॉर्डन ग्रोथ मॉडल, ये दोनों एक ही चीज के दो अलग नाम है। ये एक मेथड है टू कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ स्टॉक based on the assumption that dividends will grow at the constant rate indefinitely. It's widely used to value stable dividend paying companies. मतलब क्या है, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल कोई भी स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू, फेयर वैल्यू निकालने में काम आता है। और ये क्या एज्यूम करता है कि कंपनी डिविडेंड पेइंग कंपनी है और वो कॉन्स्टेंटली विद कॉन्स्टेंट ग्रोथ हर साल डिविडेंड देती होगी। देखो दो तरीके के वैल्यूएशन फेमस है, एक डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, एक DCF वैल्यूएशन। DCF वैल्यूएशन कब किया जाता है, जब कंपनी के पास स्टेबल कैश फ्लोज है, ऐसी ऐसी कंपनी जिसके ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट्स और पैसे आते होते हैं। इन दैट केस वी यूज DCF वैल्यूएशन टू कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ स्टॉक। लेकिन जब हम एक डिविडेंड पेइंग कंपनी, जैसे बड़ी कंपनी जैसे ITC है, फिर कोल इंडिया, जितनी भी जो बड़ी नवरत्न कंपनीज है वो सब हेवी डिविडेंड पेइंग है, ऑयल इंडिया कंपनी, तो ऐसी जो स्टेबल डिविडेंड पेइंग कंपनी है जो हर साल डिविडेंड विद कांस्टेंट ग्रोथ के साथ आपको देगी, तो ऐसी स्टेबल डिविडेंड पे आउट कंपनीज का जब वैल्यूएशन किया जाता है उनका इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना होता है। सो इन दैट केस वी यूज गॉर्डन ग्रोथ मॉडल, जिसी को बोला जाता है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। तो इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे दिया है D1 डिवाइडेड बाय R-G। तो यहाँ पे D1 यानी कि जो डिविडेंड आपको मिलने वाला है, R यानी कि रेट ऑफ रिटर्न, जो मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न है, और G यानी कि ग्रोथ रेट, यानी आपका जो डिविडेंड है कितने रेट से ग्रो हो रहा है। तो उसको अगर डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे आपको कंपनी का जो फेयर वैल्यू है, जो प्राइस है, वो मिल जाएगा। तो इसी में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है गॉर्डन ग्रोथ मॉडल के अंदर। एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जब आपको पूछा जाएगा कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करो, यानी कंपनी जो इक्विटी फंड्स उठा रही है उसका कंपनी को क्या खर्चा है, क्या कॉस्ट है। तो गॉर्डन ग्रोथ मॉडल के अंदर कॉस्ट ऑफ इक्विटी का एक और फॉर्मूला आ जाता है जो है D1/P + G। D1 यानी कि जो डिविडेंड आपको मिलने वाला है, P यानी स्टॉक का क्या प्राइस चल रहा है, और G यानी कि ग्रोथ रेट। दिस फॉर्मूला टेल्स अस द मिनिमम रिटर्न that equity investors expect for investing in a company stock considering both dividend income and capital appreciation, यानी growth in dividends। तो एग्जांपल आता है D1 ₹5, प्राइस 100 एंड ग्रोथ है 5% का। सो 5 डिवाइडेड बाय 100 5% हो गया, ग्रोथ है 5%, दोनों को ऐड कर दिया तो जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो 10% की है। इसका मतलब है कि अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर 10% के रिटर्न्स बेर मिनिमम तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे कंपनी का ऑब्लिगेशन है कि कंपनी का 10% ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने में जाने वाला है, तो उसके ऊपर जो कंपनी कमाएगी दैट विल बी द रियल रिटर्न्स ऑफ द कंपनी। तो ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो जाता है एज पर द गॉर्डन ग्रोथ मॉडल। फिर आते हैं हम फ्यूचर वैल्यू की तरफ। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला यानी कि आज जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसकी फ्यूचर में क्या वैल्यू होने वाली है, दैट इज फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू इंटू ब्रैकेट में 1+R⁻n। यहाँ पे PV यानी कि प्रेजेंट वैल्यू, आज क्या इन्वेस्ट किया, 1+R, R यानी कि रेट ऑफ रिटर्न, क्या रेट से आपका पैसा ग्रो होने वाला है, और इसको रेस टू कर देने का N यानी कि कितने साल के लिए आप ये करने वाले हो। सो समझो आपने 1 लाख रुपए आज इन्वेस्ट किए 10% के हिसाब से, और 3 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो 3 साल बाद इसकी जो फ्यूचर वैल्यू है वो हो जाएगी 1,33,100 रुपए। तो यही होता है फ्यूचर वैल्यू का मतलब है कि आज जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है उसकी फ्यूचर में क्या वैल्यू होने वाली है। तो दैट इज फ्यूचर वैल्यू। फिर 29 फॉर्मूला है HPR का, यानी होल्डिंग पीरियड रिटर्न। होल्डिंग पीरियड रिटर्न का मतलब है आपने एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया, 5 साल बाद उस स्टॉक को बेचा, तो समझो इस जो ये टाइम पीरियड है 5 साल है, तो ये 5 साल के अंदर टोटल आपने उस स्टॉक की इन्वेस्टमेंट पे कितने रुपए कमाए। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है, जो एंडिंग वैल्यू है वो लो, प्लस इन्वेस्ट करने से लेके इन्वेस्टमेंट बेचने के बीच डिविडेंड्स के रूप में और कोई भी रूप में स्टॉक से रिलेटेड क्या इनकम हुई वो ऐड करो, डिवाइड कर दो बिगिनिंग वैल्यू यानी कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, -1 कर देना, क्योंकि ये -1 करना पड़ता है फॉर द एग्जैक्ट आंसर। -1 कर दो, और -1 के बाद परसेंटेज में लाने के लिए इंटू 100 करना पड़ता है। तो समझो 100 रुपए इन्वेस्ट किए, वो 120 रुपए हो गए, और ये इस बीच है ना, इन्वेस्टमेंट्स के बीच डिविडेंड्स के रूप में 5 रुपए मिले। सो एंडिंग वैल्यू 120, 5 रुपए का डिविडेंड है तो 125 हो गया, डिवाइड किया 100 से तो 125
0.5 डिवाइड बाय 100 करोगे तो आंसर आता है 1.25, -1 करोगे तो 0.25 आता है, और इंटू 100 करोगे परसेंटेज में लाना है तो 25%। यानी इस इन्वेस्टमेंट पे आपका जो टोटल रिटर्न है, होल्डिंग पीरियड रिटर्न, जितने टाइम आपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड किया था उस टोटल टाइम में कितना आपका रिटर्न बना, दैट इज 25%। और बढ़ते इसी तरह इस वीडियो के लास्ट फॉर्मूला की तरफ, which is the formula which is one of the most important formula, जो है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी हर साल आपका पैसा किस रेट से कंपाउंड हुआ है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन फाइनेंस में आजकल लोग CAGR ही देखते हैं कि समझो 10 साल में कंपनी 3 गुना हो गई, 300% दे दिया कंपनी ने, लेकिन 300% दिया है, लेकिन हर साल वो क्या रेट से कंपाउंड हुई है, सो वो हमें कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR का फॉर्मूला बताता है। फॉर्मूला क्या है, एंडिंग वैल्यू EV यानी एंडिंग वैल्यू डिवाइड बाय BV यानी बिगिनिंग वैल्यू, इसको रेस टू आता है 1 डिवाइड बाय n-1। अब ये कैलकुलेटर पे सॉल्व होता है, और CAGR का किस तरह कैलकुलेशन किया जाता है उस पर ये वाली वीडियो इन डिटेल देख लेना, विद कैलकुलेशन और नॉर्मल कैलकुलेटर मैंने बताया है। तो यहाँ पे एग्जांपल हमें दिया है 100 रुपए हमारी स्टार्ट की वैल्यू है, एंड की वैल्यू 200 रुपए है, और ये 3 साल में हो गया, 3 साल में पैसा डबल हो गया। तो 3 साल में पैसा डबल हुआ, इसका मतलब हर साल वो क्या रेट से ग्रो हुआ है, तो 200 डिवाइड बाय 100 रेस टू 1/3-1, तो इसका जो फाइनल आंसर है वो आता है 26%। यानी 100 रुपए जो 3 साल में 200 रुपए हुए, इसका मतलब है हर साल 100 रुपीज 26% से ग्रो हुआ है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले कंपनी का, स्टॉक का या फिर म्यूचुअल फंड जहां पे भी इन्वेस्ट कर रहे हो, उस इन्वेस्टमेंट का कैगर देख लेना, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR। और ये किस तरह CAGR आप नॉर्मल कैलकुलेटर पे जो 150 रुपए वाला कैलकुलेटर आता है उस पर कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने उस पर डिटेल एक वीडियो बना के रखी है, प्लीज चैनल पे जाके देख लेना। तो दैट्स इट, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द फॉर्मूला शीट। 30 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज इन डिटेल देखे, जो शीट है उसको प्लीज डाउनलोड कर लेना फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। एग्जाम में जाने से पहले प्लीज पढ़ के जाना, इट विल हेल्प यू अ लॉट। So that's all. With this, we have completed the NISM Series 15 Research Analyst Examination. कंप्लीट हो गया सीरीज। 13 वीडियो लेक्चर्स डाले मैंने इन डिटेल, 4 मॉक टेस्ट डाले जिसमें 100 क्वेश्चंस को देखा, 2 केस स्टडीज डाली जहाँ पे 4 केस स्टडीज, रियल लाइफ केस स्टडीज को इन डिटेल देखा, और अभी 30 फॉर्मूलाज के साथ, ये वीडियो के साथ यहाँ पर सीरीज ऑफिशियली कंप्लीट होती है। इस पूरी सीरीज में अगर आप स्टार्ट टू एंड हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और एग्जाम अगर पास हो जाते हो तो यहाँ पे आके बताना भूलना मत। आई विल बी ग्रेटफुल टू यू, ओके, कि मेरी मेहनत ने मदद की है। दैट्स ऑल। ऐसे ही वीडियोस पे प्यार बनाते रहो, और चैनल से जुड़ जाओ ताकि कोई भी फाइनेंस के इंपॉर्टेंट अपडेट और फाइनेंस का इंपॉर्टेंट नॉलेज आपसे छूट ना जाए, मिस नहीं होना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे रेगुलरली मैं फाइनेंस डोमेन के वीडियोस लेकर ही आता हूँ, जो आपको लाइफ में तो बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले, आपके फाइनेंसेस को ग्रो करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आराम से पेपर लिखना, आराम से सॉल्व करना, नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना, इजीली ये जो एग्जाम है वो क्रैक हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोस, मोर सच सीरीज। जाओ, ऑल द बेस्ट, अपना एग्जाम दे देना, माँ बाप का नाम रोशन करूं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Until next time, this is Mohit Lamba signing off.